तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे मेरे भाई। तो दोस्तों, आज मैं वैदिक सभ्यता लेकर के आ चुका हूँ, जो कि वैदिक सिविलाइजेशन और ये हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी और इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे। इसके अंदर हम लोग सारी डिटेल जानेंगे मेरे भाई। आर्यों का आगमन जानेंगे, चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। और सबसे पहले हम इसका परिचय जानते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो थी वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और यह सभ्यता जो है वो आर्यों से संबंधित है। यानी जो आर्य भारत आए थे वो वैदिक सभ्यता से ही मतलब उसका संबंध है मेरे भाई। इस सभ्यता की जानकारी जो है वो हमें वेदों से मिलती है, इसीलिए इसके अंदर हम लोग को वेदों का जो है अध्ययन करना पड़ता है मेरे भाई। और इस सभ्यता का जो मतलब पूरा डिटेल वो वेदों के बारे में मिलता है। माना जाता है मेरे भाई इसका काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है मेरे भाई। और इसका प्रमुख क्षेत्र की हम बात करें तो इस समय वर्तमान में आप पंजाब देखेंगे, अफगानिस्तान का जो भाग है वो इसका प्रमुख स्थल है मेरे भाई। आगे देखेंगे इसके वैदिक काल का विभाजन जानेंगे मेरे भाई। जो वैदिक सभ्यता थी वो दो भागों में बांटा गया था मेरे भाई। पहला था ऋग वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। हम बात करें ऋग वैदिक काल की तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यानी इस मतलब दोनों को, वैदिक सभ्यता को दो भागों में जो है बांट दिया गया था मेरे भाई। आगे देखेंगे और वैदिक सभ्यता के स्रोत जानेंगे कि आखिर वैदिक सभ्यता मतलब आए कहाँ से थे, उनके बारे में जाना कहाँ से गया था, कहाँ से पता चला कि जो वैदिक सभ्यता हुई थी। इसके स्रोत जो है मेरे भाई वो वेद हैं। वेदों के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं वेद। सबसे पहले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे भाई वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अंदर ही 1028 सूक्त हैं, मतलब मंत्र हैं, 1028 मंत्र हैं। और उसके बाद देखेंगे अगला वेद है हमारा सामवेद, जो गायन से संबंधित है। आपसे परीक्षा में पूछता है बताइए कौन सा वेद है जो गायन से संबंधित है, यानी गीत संगीत से संबंधित है, वो सामवेद है। अगला आपका देखेंगे मेरे भाई यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो दोस्तों यज्ञ विधियाँ, यानी कि इसमें यज्ञ वगैरह कराया गया है, इसका वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे यजुर्वेद। ये 4 प्रकार के मेरे भाई कुल वेद हैं मेरे दोस्त, 4 प्रकार के वेद हैं। इसके आगे देखेंगे वैदिक सभ्यता के स्रोत, जो कि अन्य ग्रंथ है मेरे भाई। इसके मतलब कि 4 वेदों के अलावा और जो ग्रंथ हैं वो 3 ग्रंथ और हैं, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। ये 3 और भी हैं जिनसे हमें वेदों के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। आगे देखें मेरे दोस्त ऋग्वैदिक काल का विवरण, यानी ऋग्वैदिक काल जो आपको शुरू में बताया था कि वेदों को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है हमारा, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी, यहाँ पे दोस्तों राजा को जो है वो राजन कहा जाता था। यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर राजा को राजन कहा जाता था। शासन वंशानुगत नहीं था। मतलब इसका है कि जो शासन थे, यानी जो रूलर थे, रूल होता था, जो यहाँ पे राज करते थे, वो वंशानुगत नहीं था। मतलब वंशानुगत का मतलब समझते हैं, यानी मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इसी तरह से चलते आता था। लेकिन यहाँ पे वैसा जो है नहीं था मेरे भाई। इसकी प्रमुख संस्थाएं देखेंगे तो सभा, समिति, विधत, मतलब इसी तरह सभा लगा करके लोग मतलब रहते थे। इनके सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे मेरे भाई। तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी मेरे भाई। जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी। और यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा व सम्मान, यानी वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल है, इसके अंदर में जो स्त्रियों का जो शिक्षा और सम्मान भरपूर था मेरे भाई। और यहाँ पे बाल विवाह व सती प्रथा नहीं थी। मतलब जो आप सुने होंगे बाल विवाह और सती प्रथा के बारे में, वो यहाँ पे यानी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी मेरे भाई। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक काल के विवरण में आर्थिक जीवन की हम बात करेंगे, यानी इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता के तो मुख्य व्यवसाय इनका क्या था मेरे भाई, पशुपालन। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय को धन माना जाता, यानी गाय को ही जो अपना धन दौलत जो है माना जाता था। कृषि जो थी वो सीमित रूप में थी, यानी कृषि होता था लेकिन वो सीमित रूप में होता था, मतलब बहुत ज़्यादा कृषि नहीं होता था। इनके धार्मिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे मेरे भाई। तो प्राकृतिक देवताओं की पूजा होती थी, यानी मतलब ऐसे देवता नहीं थे कि राम कृष्ण जो, ये तो आप जानते होंगे, आप त्रेता युग में आए। तो जो यहाँ पे वैदिक सभ्यता हम बात करेंगे तो प्राकृतिक देवताओं की पूजा होती थी। प्राकृतिक देवता यानी जो दिख रहा है प्रकृति, आपको जो नेचर में दिख रहा है, जैसे सूर्य हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, इन सब देवताओं की आप यहाँ देख सकते होंगे। अग्नि की पूजा, वरुण की पूजा है, इंद्र की पूजा। यहाँ पे सबसे प्रमुख जो था वो इंद्र की पूजा होती थी इस समय पे ऋग्वैदिक काल में।
आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लग रहा है रिपीट हो गया फिर से स्लाइड। आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, यानी पे जो जैसे आपने देखा होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वहाँ राजन कहा जाता था, और वहाँ पे जो है छोटे मात्रा में जो है थी होता था। और यहाँ पे देखेंगे तो राजा की शक्ति में जो है वृद्धि हुई थी, बड़े राज्यों का उदय हुआ था, मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिला करके बड़े राज्य बनाया गया था। यहाँ पे कर प्रणाली यानी कि जो टैक्स वाला होता है सिस्टम, उसको जो है विकास किया गया था, यानी टैक्स देने का जो सिलसिला था उसको बढ़ाया गया था। अब बात करेंगे इनके सामाजिक जीवन के बारे में। जो इनका सामाजिक जीवन था मेरे भाई, वो वर्ण व्यवस्था जो है वो कठोर और जन्म आधारित था। इसके पहले ऋग्वैदिक काल में हम देखा था वर्ण व्यवस्था नहीं था, और यहाँ पे जो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शामिल हो चुका था। यहाँ पे जानेंगे ब्राह्मणों का प्रभुत्व, यानी जो ब्राह्मण थे वो मतलब यहाँ पे समझ लीजिए लीड रोल करते थे, मतलब ये समझ लीजिए कि वो लोग रूल करते थे जो ब्राह्मण थे। और यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, मतलब जो इसके पहले आप देख रहे होंगे कि इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियाँ थी उनको शिक्षा और में सम्मान मिलता था। यहाँ पे थोड़ी सी जो है स्थिति में थोड़ी सी गिरावट हुई थी। आगे देखेंगे मेरे दोस्त उत्तर वैदिक काल के विवरण में आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इनके आर्थिक जीवन जो था वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, मतलब कि यहाँ पे कृषि को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इसके पहले ऋग्वैदिक काल में कृषि थोड़ा कम था, और यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा होने लगा। और सबसे पहले मेरे भाई ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले लोहे का प्रयोग किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था मेरे भाई, सबसे पहले लोहे का प्रयोग। और यहाँ पे व्यापार और नगरों का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में आकर के। और जो धार्मिक जीवन की इनके बात करेंगे तो यज्ञ जटिल और खर्चीले, मतलब जो यज्ञ हुआ करते थे धर्म के मामले में, वो बहुत ही जटिल और बहुत ही मतलब खर्चीले, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करके जो बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते थे। और यहाँ पे कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जो अवधारणा थी, इसको यहाँ पे लाया गया। मतलब जो ब्राह्मण थे वो कहते थे कि कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष ये सब ब्राह्मण जो है बताते थे। यहाँ पे उपनिषदों का दर्शन हुआ मेरे भाई, उपनिषदों का दर्शन। आगे हम बात करेंगे कि उपनिषद क्या होते हैं। और यहाँ पे देखिए वैदिक समाज की व्यवस्था, मतलब जो वैदिक समाज था उसके समाज की व्यवस्था जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था देखेंगे। यहाँ पे ब्राह्मण जो थे वो शिक्षा व यज्ञ, यहाँ पे देखिए वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण थे मेरे भाई, 4 वर्ण आप इतना जान लीजिए। जो ब्राह्मण थे वो शिक्षा मतलब लेते थे या फिर शिक्षा देते थे और यज्ञ कराते थे। जो क्षत्रिय थे उनका काम था शासन और युद्ध, यानी जो क्षत्रिय थे वो शासन करेंगे, युद्ध करेंगे। और जो वैश्य थे वो कृषि, पशुपालन, व्यापार, मतलब ये सारे काम ये वैश्य करेंगे। और एक और वर्ड था मेरे भाई शूद्र, शूद्र जो थे वो सेवा कार्य, मतलब वो लोग सेवा करेंगे, अपने से ऊपर जाते हुए, यानी ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वो लोग सेवा करेंगे। और अब बात करें यहाँ के परिवार व्यवस्था की मेरे भाई, तो यहाँ पे पितृ सत्तात्मक समाज, मतलब पिता को जो है ज़्यादा सम्मान मिलता था, पितृ सत्तात्मक समाज था। और ये संयुक्त परिवार था मेरे भाई। अब बात करेंगे वैदिक सभ्यता के शिक्षा दीक्षा के बारे में, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पे मेरे भाई गुरुकुल प्रणाली थी, मतलब उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। जो बच्चे थे वो जा कर के गुरु के पास वहाँ रह करके उनके स्थान पे, मूल निवास पे, वहाँ वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पे मौखिक शिक्षा होती है, यानी आज के समय में देखेंगे आप तो लिखने वाली व्यवस्था हो गई है, लिख लिख के पढ़ना है। उस समय पे केवल पढ़ाया जाता मौखिक तरीके से, मतलब केवल मौखिक शिक्षा उस समय दी जाती थी। आगे देखेंगे मेरे भाई शिक्षा व्यवस्था में ही जो वेद, व्याकरण, गणित, मतलब धनुर्विद्या, इन सब चीज़ों की शिक्षा मिलती थी। मतलब वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, व्याकरण के बारे में, गणित कुछ कुछ पढ़ाया जाता था, और धनुर्विद्या यानी बच्चों को धनुष चलाना सिखाया जाता था। उस समय की जो शिक्षा थी, उस समय की जो। उसके बाद बात करेंगे वैदिक धर्म, यानी उनके धर्म के बारे में। यज्ञ प्रधान धर्म, यानी मतलब यज्ञ को जो है सबसे बड़ा धर्म मानते थे, यज्ञ यानी मतलब हिंदू। उसके बाद देखेंगे आप मूर्ति पूजा नहीं, यहाँ पे मूर्ति पूजा का कोई जो है रोल नहीं है मेरे भाई, मूर्ति पूजा नहीं होता था यहाँ पे वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सरल धर्म, मतलब कि जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ पे आप देखेंगे कि सरल धर्म था, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से, सामान्य तरीके से। और वहीं पे उत्तर वैदिक काल में दर्शन प्रधान, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में जो था वो दर्शन प्रधान धर्म था मेरे भाई। आगे देखते हुए चलेंगे वैदिक कला एवं विज्ञान, उनकी कला और विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यज्ञ वेदियाँ थी, मतलब यज्ञ होता था तो उसकी वेदी बना दी गई थी वहाँ पे, मतलब उनको एक मतलब कलाकारी कही जाती थी वे वेदियाँ बनाने को। और यहाँ पे देखेंगे खगोल विज्ञान का ज्ञान था मेरे भाई, जो खगोल विज्ञान आपका होता है उसका इन लोगों को ज्ञान हो गया था।
और जो है कि गणित में शून्य व दशमलव की नींव, मतलब शून्य की खोज जो है धीरे धीरे वो होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे गणित के अंदर जो शून्य और दशमलव है वो उत्तर वैदिक परंपरा से ही शुरू हो गई थी मेरे भाई। अब हम जानेंगे परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं मेरे भाई। ये सीधे सीधे एग्जाम हॉल में पूछ लेता है, आपसे पूछेगा कि बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 होते हैं। यहाँ पे पूछ लेगा कि वैदिक काल में जो है वो सभा कैसी थी, वो ग्रामीण संस्था थी मेरे भाई। और समिति कैसी थी, वो जनसभा थी। मतलब जो सभा थी वो ग्रामीण, मतलब छोटे छोटे जो ग्राम थे वहाँ पे सभा लगाई जाती। समिति जो है वो जनसभा थी, मतलब थोड़े बड़े पैमाने पे। अर्थवेद सामाजिक जीवन से संबंधित, ये भी आपसे पूछता है। उपनिषद जो थे वो दार्शनिक ग्रंथ थे मेरे भाई। चलिए दोस्त, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और मेरे भाई मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का इसी तरह से वीडियो बनाया हुआ है, जो कि यूट्यूब पे इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। आप जा करके उसको भी देखिए और कुछ सीखिए मेरे भाई। और आगे आप लोग जुड़े रहिए, इसी तरह से हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कराएंगे और साथ में देंगे आपको प्रैक्टिस सेट। यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। थैंक यू मेरे भाई।